हाँ जी गाइस। तो सबसे पहले तो एक सेकंड, अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। गाइस सबसे पहले तो जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वहां तक मुझे बताओ। क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे करने के लिए, उसमें कोई डाउट? स्निग्धा, निशा, अवनी, प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा। कैमरा ऑन रखो बेटा गाइस प्लीज। हाँ जी। अगर उसमें कोई डाउट है जो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था तो लेट मी नो। जिन जिनका हो गया है तो मुझे थम्स अप करके बताओ, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया था, उससे रिलेटेड मैंने आपको कहा था जो भी क्वेश्चन है सारे खत्म करने हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन 1 to 15 में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, तो वो मैंने आपको बोले थे कि खत्म करने हैं। तो अगर कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी परीक्षा पूछो बेटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट छोड़ दो, बाद में समझेंगे, नोट करके रखे, बाद में समझेंगे उसको। और बता। और जो वो बनानी थी ना बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, उसमें कैपिटल फर्स्ट में लिखना है या लास्ट में लिखना है? देखो इन दी ऑर्डर ऑफ परमानेंस जो होता है तो परमानेंट चीजें ऊपर आती हैं तो कैपिटल ऊपर आएगा। इन दी ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में उल्टा होता है, लिक्विड चीजें पहले आती हैं जिनको जल्दी से आप कैश में कन्वर्ट कर देते हो, तो कैपिटल लास्ट में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऐसे केस में करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, देन कैपिटल। अच्छा एक सवाल किसी ने नहीं पूछा, मैं पूछ लेता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, मान लो मैं इन दी ऑर्डर ऑफ लेट्स से परमानेंस करूं, इन दी ऑर्डर ऑफ परमानेंस, अब ऐसे केस में एसेट्स में परिचय क्या आएगा पहले? करेंट, नॉन करंट एसेट। तो जो नॉन करंट एसेट है वो पहले आएंगे, करंट बाद में आएंगे। अब मान ले मेरे को दे रखा है बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, तो ये सब क्या है? नॉन करंट एसेट। तो ये सारे पहले आएंगे। अब इसमें क्या ऑर्डर आएगा? पहले लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर में क्या, कौन सा पहले कौन सा बाद में? ये किसी ने पूछा नहीं मेरे से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये आना चाहिए दिमाग में कि सर जब हम नॉन करंट लिख रहे हैं उसमें भी तो कुछ ऑर्डर है क्या, कि नॉन करंट में क्या पहले और क्या बाद में? अगर टेक्निकल जाओ तो बिल्कुल हो सकता है कि भाई जो भी आपके सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म नेचर के हैं जैसे लैंड, उसके बाद बिल्डिंग, समझ में आ रहा है? ऐसे हो सकता है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ता, हम उस चीज पे फोकस नहीं करते। फोकस हमारा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं हो सकता कि कई चीजें ऐसी हो सकती हैं कि उनकी लाइफ क्या है। हाउ हाउ वुड यू नो? जैसे सपोज करो ऑफिस इक्विपमेंट की, ऑफिस इक्विपमेंट अब कौन सा इक्विपमेंट है उस पर डिपेंड करेगा ना कितनी लाइफ है। हाउ वुड यू गेट टू नो कि उसकी क्या लाइफ है? आपको नहीं पता। तो इसीलिए हम अपने, खासकर अपने लेवल पे 11th में ये चीज नहीं कर सकते जब तक हमें इन चीजों की डिटेल ना हो। तो आप सिंपल ये रखो, नॉन करंट एसेट्स में कोई भी ऊपर नीचे लिखोगे चलेगा, इसी तरह करंट एसेट्स में कोई भी ऊपर नीचे लिखोगे चलेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बट ये ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ऑर्डर है। समझ आ गया भाई? क्लियर सबको? हाँ जी, कोई और डाउट लास्ट चैप्टर से रिलेटेड? कोई नहीं? आज फ्रेश माइंड से नया नया चैप्टर शुरू करते हैं। परीक्षा जो आपका वो एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला पॉइंट बचा है उसको नोट कर लो। विल डिस्कस जब ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना विद स्टेट एडजस्टमेंट वाला, उसके बाद करेंगे। ठीक है, क्लियर है गाइस? और आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट चैप्टर हमने किया था वो बेस था आज का चैप्टर करने के लिए। तो अगर कोई आप में से ऐसा है जिसने वो नहीं करा है या अभी भी उसमें डाउट्स है तो भाई अभी मौका है, पूछ लो। क्योंकि नहीं तो जब आप अगला चैप्टर मेरे साथ करोगे, ठीक है, अब जो मैं अगला करा रहा हूँ विद एडजस्टमेंट्स, वो समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज अगर कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ लो अभी, ठीक है? चलो आगे, नहीं तो कोई डाउट नहीं है, पक्का सबको क्लियर है? चलो तो फिर एडजस्टमेंट समझते हैं क्या है। मैं चाहूंगा आज कौन मेरे साथ डिस्कस करना चाहेगा, बताओ जरा, रेज करो अपना हैंड। मैं चाहूंगा उन बच्चों में से कोई डिस्कस करे जिन्होंने नहीं करा है। बहुत सारे बच्चे जो नीचे दिख रहे होते हैं ना, जो लास्ट में आ जाते हैं, रजत, भव्या, आरव, अरम, प्रथम, अवनी, कौन करेगा आप में से? बताओ, चलो आप में से बताओ जल्दी से। हाँ जी। सर पिछली 2-3 क्लासेस से नेट बड़ा अनस्टेबल है सर, इसलिए रिजल्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे तो बेटा कभी वो डिस्कस नहीं कर पाएगा, तेरा नुकसान हो जाएगा। उल्टा मेरा भी नेट बहुत खराब चल रहा है पिछले 2-3 क्लासेस से, कंप्लेन कर करके परेशान हो गया। आज सर भी मैं बड़ी भी यही कर मुश्किल रहा हूँ से सर, करेक्ट चेंज हुआ। करने की कंप्लेंट कर रहा हूँ।
नहीं मैं भी ये करूंगा, मैं ढूंढ रहा हूँ नया कोई, कि कोई और अच्छा नेटवर्क मिल जाए। अशोक विहार में कोई नेटवर्क नहीं मिलके दे रहा अच्छा। जियो देख रहा था, जियो भी नहीं है यहाँ पे। एयरटेल का भी पंगा पड़ रहा है, एयरटेल भी यहाँ पे नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चक्कर है, समझ नहीं आ रहा है। ये दो अच्छे हैं जो सर दोनों, एयरटेल कहीं भी नहीं आ रहा। पता नहीं एयरटेल का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आजकल, समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। तो कोई भाई अगर अशोक विहार में कोई अच्छा नेटवर्क पता हो किसी को तो सजेस्ट करो, मैं वही लगवा लेता हूँ यार, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हो गया पिछले 1-1.5 हफ्ते से, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी गाइस, तो फिर कौन भाई बताओ, कौन करना चाहेगा? आरव, अरम, प्रथम? कोई नहीं, इनमें से कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। हाँ भाई, फिर वापस वही घूम फिर के वही लोग आ जाएंगे। भाई तुम क्यों नहीं करते आराम? यस सर। क्यों क्यों नहीं करना पार्टिसिपेट? अरे बता तो सही, क्या क्या चीज है जो तेरे को रोक रही है? नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, देख समझ मेरी बात को। देखो भाई, एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, क्या चीज है जो तुम्हें यहाँ रोक रही है पार्टिसिपेट करने के लिए? ऑनेस्टली सोच के बता। मैं अच्छा चल तेरे को पार्टिसिपेट नहीं कहूंगा करने के लिए, बट आराम सोच के बता, क्या चीज है जो रोक रही है? इंटरनेट तो नहीं है? क्या 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 चीज है जो तेरे को रोक रही है कि हाँ मैं पार्टिसिपेट करूं? अरे बता ना, ऑनेस्टली बता एक बार। सर वो ऐसे पता नहीं। अरे कुछ सोचे, देख पता सब है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने में वो नहीं होती, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आती है। कुछ तो वही, कुछ तो होगा ना जो दिमाग में आ रहा होगा, नहीं इस वजह से मत कर मत कर मत कर। आरव, आवाज नहीं आ रही आरव। आरव कहाँ चला गया भाई? हाँ आरव, आरव क्या आता है दिमाग में? सर अरे अभी बताओ। वो आ रहा। अच्छा चल तू बता आरव, जब तक तू बता ना, कुछ तो दिमाग में आता है बेटा। ऐसा देख, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि नहीं आता कुछ तो। जब जैसे ही मैंने बोला कि बताओ कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो ऐसा क्या आया वो दिमाग में, क्या केमिकल लोचा हुआ कि वो हाथ ऐसे नहीं उठ रहा है? हाँ? सर मतलब दूसरा कर ही लेगा। हाँ यार, ये तो फिर दूसरे के मार्क्स आएंगे ना भाई। अगर दूसरा कर ही देगा तो फिर दूसरे के ही मार्क्स आएंगे। और अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, पता है मैं ये क्यों सवाल पूछ रहा हूँ? भाई सारे लोग ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सिर्फ अभी 11th के लिए या अभी सिर्फ स्टडीज से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, ये लाइफ में ये प्रॉब्लम होती है सबके साथ। जो चीज अभी तुम्हें रोक रही है ना बेटा हाथ खड़ा करने के लिए, लाइफ में आगे कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी, हर जगह वही चीज रोकेगी। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई और कर देगा तो छोड़ मैं क्या करूंगा, यानी कहीं ना कहीं एक आपको दिमाग में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, ये हो सकता है। दो ऑप्शन में से एक चीज हो सकती है इसमें, या तो कॉन्फिडेंस कम है, या आप आलस कर रहे हो कि छोड़ना यार मैं क्यों दिमाग मारूं, दूसरा बैठा ना वही अपने आप एफर्ट लेगा। बेटा ये दोनों चीजें ना लाइफ में आपको पीछे खींचेगी, ध्यान रखना। ये दोनों में से एक ही रीजन हो सकता है ना आराम, गलत कह रहा हूं मैं? भाई या तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है कि यार मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई ठीक होगा या नहीं होगा, या दूसरा क्या हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आलस कर रहे हो कि छोड़ यार मैं क्यों दिमाग मारूं, कोई और कर लेगा। तो बेटा ऐसे केस में आप आगे कोई भी काम आगे आएगा ना, अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई भी अपॉर्चुनिटी। अभी तो आप 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पहुंचोगे, 12th के बाद आप जब जॉब करोगे आगे, और कोई भी काम करोगे, चाहे बिजनेस भी करोगे, कुछ भी करोगे, जितनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना सब जगह इंपैक्ट करेगा ये पॉइंट। अगर आप ये इनिशिएटिव लेना शुरू नहीं करोगे, ये जो झिझक है जो रोक रही है आपको, वो आगे भी रोकेगी, और आपके करियर में हर जगह ये बाधा बन के आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? हर जगह ये चीज आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेगी। तो ट्राई करो जितना जल्दी इससे बाहर निकल सके। और यहाँ तो खास करके मेरी क्लास में तो मैं आपको कभी डांट थोड़ी ना लगाता हूँ अगर कुछ नहीं आ रहा होता तो मैं तो हेल्प ही करता हूँ ना यार। तो यहाँ भी अगर झिझक हो रही है तो इसका मतलब ये काफी स्ट्रांग है, उसको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, और उसका एक ही तरीका है। वो झिझक खत्म करने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है, पार्टिसिपेट। और कोई तरीका ही नहीं है मेरे भाई, फ्रैंकली बता रहा हूँ, और कोई तरीका नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूँ। अभी अभी जस्ट आप पता है अभी 10 मिनट लेट क्यों हो गई थी आपकी क्लास? क्योंकि आपसे पहले 12th की क्लास हो गई थी, उनके आजकल 2-2 घंटे की क्लास हो रही है, क्योंकि उनके डाउट्स वगैरह ले रहा हूँ पूरे, दोबारा से कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ, तो 2-2 घंटे की रेगुलर क्लास हो गई। तो जस्ट पूरी बॉर्डर 6 बजे ही खत्म हुई थी, तो मुझे 5-7 मिनट का ब्रीदिंग स्पेस चाहिए था कि चलो मैं 2 मिनट 10 मिनट आपको, इसीलिए मैंने ले लिया। उनसे पता है मैं क्या बोलता हूँ, मैं एक ध्यान से सुनना मेरी बात।
और जो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना 12th में बच्चों को कैसे इम्पैक्ट करती है उसको समझो। मैं उनको कहता हूँ सैंपल पेपर करो, पता है क्या कहते हैं, सर करेंगे पक्का करेंगे, ये वाला चैप्टर थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, ये वाला चैप्टर ना ठीक से तैयार नहीं है, ये कर ले फिर करेंगे पक्का करेंगे। अच्छा कितने दिन में आज हो जाएगा तैयार, सर ऐसे तो पता नहीं कितने दिन में हो जाएगा लेकिन ये होते कर लेंगे पक्का, फिर मैं पेपर दे दूंगा। मैं कहा अच्छा 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, कितने सैंपल पेपर दे दिए, सर अभी वो पूरा हुआ नहीं है तो अभी ना इसलिए दिया नहीं। मैंने कहा अच्छा कितना हो चुका है वो, सर अभी शुरू करना है। समझ आ रही है मेरी बात। तो प्रॉब्लम क्या होता है, कहीं ना कहीं वो आदत इस तरीके से बन जाती है कि हर चीज डेफर होनी शुरू हो जाती है कि आप जो इनिशिएटिव लेना चाहिए ना, इनिशिएटिव वो लैक करता है हर जगह, समझ रहे हो, तो हर जगह इम्पैक्ट करता है। तो जितना जल्दी इस आदत को चेंज करोगे ना बेटा, कि जितना जल्दी आप पार्टिसिपेट करना शुरू करोगे, वो जो डर है माइंड में वो खत्म होगा ना, उतना जल्दी आप देखोगे आपकी ग्रोथ फास्ट होगी। और मैक्सिमम कितनी बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में सवाल आ रहा होता है लेकिन आप पूछते नहीं, क्यों पता नहीं यार, सवाल सिंपल से कहीं ये ना हो जाएगा सब लोग सोच के हंसे ना कि मैंने क्या सिंपल सा सवाल पूछ लिया है। और फिर होता क्या है, कुछ 1 मिनट के अंदर अंदर कोई और बच्चा सवाल पूछ लेता है और टीचर क्या कहता है, अरे क्या सवाल पूछा है तूने, बहुत बढ़िया। फिर और होता है यार मेरे दिमाग में भी आ रहा था, मैंने क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा, इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी थी। ठीक है, तो एक इनिशिएटिव लेना शुरू करो, जितना जल्दी बेटा ये झिझक खत्म होगी ना, सबके लिए बोल रहा हूँ बेटा, आरव, प्रथम, आरव, अवनी, रजत, भव्या, तनिषा, समझ रहे हो मेरी बात, क्लियर। क्योंकि मैं वही कॉमन 4-5 लोग वही डिस्कस कर रहे होते हैं मेरे साथ। क्या उनको सब कुछ आता है, बिल्कुल नहीं। क्या उनके मार्क्स आपसे ज्यादा आते हैं हमेशा, बिल्कुल नहीं। बट उनमें एक चीज की आपसे ज्यादा एक चीज है, क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस। चाहे उनके मार्क्स कम आते हो फिर भी कॉन्फिडेंस उनमें आपसे ज्यादा। और आगे लाइफ में बहुत जरूरी है ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना अपने अंदर। अगर नहीं होगा तो वो लोग आगे निकल जाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं ये चाहता हूँ सब लोग पार्टिसिपेट करें, तो गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट टाइम से प्लीज सब लोग करें, ठीक है। अब आज मेरे साथ कौन करेगा, फिर से पूछ रहा हूँ, अरम, प्रथम, आरव, अवनी और तनिषा में से। तो इतनी सब लेक्चर देने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं उठाऊं नहीं उठा, अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, हे भगवान। आज प्रथम के साथ डिस्कस करेंगे। प्रथम, एक तो अपना कैमरा ठीक कर, और क्यों भाई, अब क्या चीज रोक रही है, अरे तेरे को क्या रोक रहा इसलिए है। नहीं रेस कर रहा था क्योंकि खांसी बहुत आती है बीच में। तो हाँ अल्लाह यार, ये क्या लॉजिक है, पानी रख ले, ये देख मेरे पास भी रखा है, ऐसे तो मैं पढ़ाना नहीं ही सर छोड़ दूंगा खराब है यार। ना, गला खराब है इसलिए। अच्छा तेरे को मैं पता कर है लेता मेरा, सर इतना कहने पर तो। तेरे को पता है मेरे कितने दिनों से गला खराब चल रहा है, तू मिला था ना मुझसे, याद नहीं, मेरा उस समय भी गला खराब था, बताया था मैंने, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। फिर मेरे को जुकाम भी है, गला भी खराब है, फिर भी उसके बाद पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ। फिर ऐसे तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा भाई। कोई बात नहीं, चलो आज आज प्रथम के साथ करेंगे भाई। पानी पी ले, पानी लेके आना है तो ले आओ, आज तो साथ में करेंगे, ठीक है। प्रथम पानी लाना है अभी नहीं जब सर आएगी तो है, ले आऊंगा। हाँ तो देख, अच्छा अब पानी लाने के टाइम पे कैसे हो गया, नहीं सर अभी जरूरत नहीं है, जब आएगी खांसी तब देखेंगे। तो ये सेम चीज वो उसके लिए नहीं कर सकता था कि हाँ सर चलो शुरू करते हैं, जब खांसी आएगी तब सोचेंगे। पहले से पहले पीछे हट जाओ कि नहीं सर खांसी आ जाएगी, हाँ चलो हैंड रेस करो प्रथम, और अपना कैमरा थोड़ा सा नीचे कर ताकि मैं ढंग से देख पाऊँ, तो दिख नहीं रहा है मेरे को। कैमरे की पोजीशन ठीक कर बेटा। हाँ जी, तनीषा अपना कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ और कैमरे को रख दो बेटा तनीषा कहीं पे साइड में ढंग से ताकि स्टेबल रहे। हाँ हाँ जी, तो प्रथम स्क्रीन दिख रही है। यस सर। हाँ अनम्यूटेड रहे बेटा। तो हम लोग देखो अभी तक हमने जो चैप्टर किया है वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। उसमें एक ही एडजस्टमेंट सीखी थी, किसकी, क्लोजिंग स्टॉक की, कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे अलग से नोट्स में दे रखा है। अब ऐसे ही और भी चीजें आ सकती हैं जो अलग से आपको नोट्स में दे रखी हो, जिनको मैं एडजस्टमेंट बुला रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो वही एडजस्टमेंट्स अपने को सीखनी है कि अगर वो एडजस्टमेंट्स में दे रखा है तो किस तरीके से होगा। तो जितनी भी चीजें हम करने वाले हैं कि अगर ये एडजस्टमेंट में दिया होगा तो इसका क्या इफेक्ट हमें लेना है, उसको मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। दोनों तरीके से कैसे, कि अगर ये नीचे ट्रायल बैलेंस में नहीं दे रखा, उसके नीचे दे रखा है तो कैसे होगा, और अगर यही चीज ट्रायल बैलेंस में दी होती तो क्या होगा,
ठीक है, क्योंकि दोनों तरीके से आ सकते हैं, तो दोनों तरीके से हमको पता होना चाहिए कि इसका इफेक्ट कैसे हो। क्लियर हो गया? समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है प्रथम? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो एडजस्टमेंट आप ऑलरेडी कर चुके हो। कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको नीचे ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो मैंने एक ट्रायल बैलेंस बना रखा है और इसमें केसेस कैसे लिखे हैं देखो, क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन नोट्स। नोट्स का मतलब समझ में आ गया? ट्रायल बैलेंस के नीचे जो दिए होते हैं वो नोट्स कहलाते हैं, उसको मैं एडजस्टमेंट भी कहता हूँ। तो नोट्स बोलो, एडजस्टमेंट बोलो, एक ही बात। ठीक है, तो अगर आपको नीचे नोट्स में दे रखा है तो कैसे दिया होगा? ट्रायल बैलेंस में परचेज दे रखी होगी इनर को अंदर अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है, और नीचे नोट्स में दे रखा होगा इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। समझ आया प्रथम? यस सर। हाँ, अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक पे बाद में आते हैं, पहले ये बताओ ट्रायल बैलेंस में जो परचेज दिया है वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड में आएगा बेटा? डेबिट। तो यानी कि यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा टू परचेजेस। कितना है? 5 लाख। आर यू विद मी? यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में जो परचेज दे रखा है वो वहां आ गया। मैं जानबूझ के परचेज साथ में लिख रहा हूं, उसका लॉजिक अभी अगले स्टेप पे समझ आएगा। ठीक है, अब क्योंकि जो आइटम ट्रायल बैलेंस में होती है उसके कितने इफेक्ट होते हैं प्रथम? सर एक। ठीक है, और थोड़ा एक्टिव रहे बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी। इसको अनम्यूटेड रहने देना, बार बार म्यूट क्यों कर देता है? अनम्यूटेड रहने दे, आराम से इजी कन्वर्सेशन। बार बार म्यूट अनम्यूट करेगा इतनी बार, अनम्यूटेड छोड़ दे। कुछ कोई पीछे से आवाज नहीं आ रही, कोई तेरे को डांट नहीं लगाएगा, लगाएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब घर वाले हैं, हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अनम्यूट करके छोड़ दे। यस सर। हाँ, बार बार म्यूट अनम्यूट करते करते हाथ थक जाएगा तेरा। हाँ जी, तो अब ध्यान दो यहाँ पे। तो परचेज क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आ रही है तो उसका एक ही इफेक्ट होगा, वो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया डेबिट साइड पे, तो वो तो हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक, जो मुद्दे की बात है उस पे आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपकी कहाँ आ रही है? नोट्स में। ट्रायल बैलेंस में नहीं है, नीचे अलग से नोट्स में आ रही है, तो इसके दो इफेक्ट होंगे। क्या इफेक्ट होंगे प्रथम? सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट। क्रेडिट साइड में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना है? 1 लाख। ठीक है, और दूसरा एसेट्स में, बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। क्लियर हुआ गाइस? यहां तक कोई डाउट? ये चीज आप ऑलरेडी कर चुके हो, मैंने अभी कुछ नया नहीं बताया है। यहां तक क्लियर है सबको? चल सकता हूं आगे? तो मैं अगर यहाँ 2 इफेक्ट्स लिखना चाहूं तो क्या होगा? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा कहां आ गया बेटा? बैलेंस शीट की एसेट साइड। क्लियर है सबको? गाइस इसकी फोटो खींचते हुए चलो, साथ साथ इसकी फोटो खींच लो। तो ये पहला सिनेरियो, देखो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। पहला सिनेरियो था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन नोट्स, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा केस करते हैं जिसमें क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है। तो अगर ट्रायल बैलेंस में आएगा तो पहले फर्क क्या होगा मुझे बताओ? अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो एक एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। क्या एंट्री हुई होगी बेटा? सर ट्रेडिंग अकाउंट में हुई होगी पहले सर। एंट्री क्या हुई होगी बेटा? अगर ट्रायल बैलेंस में आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक तो हमने कुछ एंट्री करी होगी ना, कुछ डेबिट क्रेडिट किया होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग नहीं हुई होगी, मैंने समझाया था। अगर टू ट्रेडिंग हुई होती तो ट्रायल बैलेंस पे ट्रेडिंग अकाउंट भी आता। तो टू परचेजेस हुई। लॉजिक समझ क्यों बोल रहा हूँ? परचेजेस क्यों हुआ होगा? तो जब मैं पूछता हूँ तो उसका लॉजिकली सोच के जवाब दो। देखो, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज इसलिए हुई होगी क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग हुई होती, हो सकती है दोनों एंट्रीज एक्सेप्टेबल है ना क्लोजिंग स्टॉक के लिए, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग हुई होती तो ट्रायल बैलेंस पे ट्रेडिंग अकाउंट का भी तो बैलेंस आता ना। जब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसका भी बैलेंस आता, पर जबकि वो तो कभी आता नहीं है। तो इसका मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट सॉरी ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो हमेशा एंट्री क्या पास हुई होगी? क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस। आर यू विद मी? प्रथम, अरे अनम्यूट करके यस छोड़ सर। दे भाई, हे भगवान। नहीं सर मुझे लगा कि सबसे पूछ रहे हो। तो तेरे से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो एंट्री क्या हुई? क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस। अब जैसे ही मैंने ये एंट्री करी,
जैसे ही मैंने एंट्री करी, एक तो क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस आ गया तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट हाँ, में ध्यान से सुन क्वेश्चन को। इस एंट्री के दो इफेक्ट क्या है? ये एंट्री अगर मैंने करी तो इसके दो इफेक्ट क्या है? दो इफेक्ट कहाँ गए होंगे? रिस्पेक्टिव अकाउंट बताना कौन कौन से हैं। एक तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या होगा, एक परचेजेस में क्या होगा। यस सर तो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में गया तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हुआ, डेबिट बैलेंस बच गया, तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। और परचेजेस यस में क्या इफेक्ट क्या होगा? परचेजेस 1 लाख से कम हो गई होगी। तो अगर ये वाला Yes. केस होगा तो जरा ध्यान से देखो, मैं छोटा कर रहा हूँ। ऊपर अगर देखो, ऊपर परचेजेस 5 लाख आ रही थी, ध्यान दो, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक नीचे 1 लाख आ रहा था, तो इस केस में क्या होगा? ऑटोमेटिकली परचेजेस 4 लाख हो जाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऊपर आ जाएगा। समझ आई बात? लॉजिक समझ आया ऐसा क्यों हुआ? स्टेप बाय स्टेप चल Yes, रहा हूँ, sir. पूरा अच्छे से समझो इस बात को। क्योंकि आपने एंट्री करती, जैसी एंट्री करी क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, तो परचेज कम हो गई 1 लाख से, 5 की जगह 4 हो गई, और क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। समझ आई बात? क्लियर हुआ गाइस Yes, सबको? sir. चल सकता हूँ आगे? हाँ जी। अब इसके इफेक्ट बताओ क्या होंगे बेटा। अब क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो अब उसका एक ही इफेक्ट होगा, पर उसके साथ साथ परचेजेस भी समझ लेते हैं। परचेजेस पहले बताओ कहाँ जाएगी? The trading account debit side में तो यहाँ पे आ जाएगा, उसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं यार, इधर ये लाइन ना इधर खींचता हूँ, लिखने की जगह खत्म हो जाती है। हाँ जी, तो यहाँ आ जाएगा टू परचेसेस, कितना था? 4 lakh. 4 लाख। ये तो क्लियर हो गया। हाँ जी, अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो अब क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि आपका कहाँ पे आ रहा है? ट्रायल बैलेंस में, तो उसका एक ही इफेक्ट होगा। तो अब वो एक इफेक्ट कहाँ जाएगा? Balance sheet. बैलेंस शीट में। तो यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, कितना? 1 लाख। तो मैं ये बोल सकता हूँ इसका एक इफेक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। आर यू विद मी? और लॉजिक Yes, समझ sir. आया ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दूसरा इफेक्ट ऑलरेडी परचेजेस के थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट में जा चुका है, परचेज कम कर दी, ठीक है, तो दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग वाला ऑलरेडी हो गया, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, ठीक है, मैं दोबारा से कर रहा हूँ। क्लियर हो गया गाइस? फोटो खींच लो इसकी एक बार। हाँ जी, आगे चले। ओके, अगले पे आते हैं, एडजस्टेड परचेजेस। अब जरा ध्यान दो, अगेन ये भी हम कर चुके हैं बट फिर से समझ लेते हैं। एडजस्टेड परचेजेस समझाया था क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी परचेजेस के अंदर ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक तीनों चीजें एडजस्ट होती। तो अगर ऐसा होगा तो ट्रायल बैलेंस में मैंने समझाया था ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक और परचेज रिटर्न दोनों नहीं आ रहे होंगे। ओपनिंग स्टॉक और परचेज रिटर्न दोनों नहीं आ रहे होंगे और क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट हो चुका है, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा। तो देखो ये तीन चीज मैंने काट दी, परचेज की जगह एडजस्टेड परचेज होगा, ओपनिंग स्टॉक और परचेज रिटर्न नहीं आ रहा होगा। समझ आया? और क्लोजिंग स्टॉक नीचे नोट्स में नहीं आ रहा होगा, कहाँ पे आएगा? ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा होगा? एडजस्टेड परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। आर यू विद मी? Yes, sir. तो एडजस्टेड परचेज का तो एक ही केस हो सकता है, एडजस्टेड परचेज तो उसमें नहीं आ सकता, नोट्स में लिखा हुआ। अगर एडजस्टेड परचेज आएगा तो ट्रायल में ही आएगा, तो इसलिए एक ही केस है इसका, अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में तो एक ही इफेक्ट होगा, तो एडजस्टेड परचेज कहाँ जाएगा बेटा? The trading account तो debit यहाँ आ side. जाएगा टू एडजस्टेड परचेज, कितना? 5,50,000। 5 lakh. और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? Balance sheet. बैलेंस शीट में, ठीक है, 1 लाख। और वन इफेक्ट क्या लिखूं एडजस्टेड परचेज का? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं अभी तक जो स्टेप सीखे हैं। क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं पहले। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस, सॉरी, अगर नोट्स में होगा, हमेशा बात करना पहले नोट्स की फिर ट्रायल बैलेंस की। तो अगर पहले ट्रायल नोट्स में होगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर नोट्स में दे रखा है तो दो इफेक्ट होंगे, ट्रेडिंग में आएगा क्रेडिट साइड पे और नीचे बैलेंस शीट में एसेट साइड।
अगर ट्रायल में दिया तो ऊपर वाला इफेक्ट हो चुका है, ट्रेडिंग वाला हो चुका है, सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट्स है। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब आते हैं किस पे, एडजस्टेड परचेज पे। अगर एडजस्टेड परचेज दे रखा है तो एडजस्टेड परचेज सीधा ट्रेडिंग में आ जाएगा और ऑटोमेटिकली परचेज, ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, ये सब वहां नहीं आएगा और ना ही क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? इन सब का इफेक्ट ऑटोमेटिकली एडजस्टेड परचेज में हो चुका है। क्लियर है गाइस? चल सकते हैं आगे। अब आते हैं आगे अगले पॉइंट पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बहुत ध्यान से देखेंगे, जो 4 चीजें हमने सीखी थी ना, जो हमने सीखा था लास्ट में, 4 एडजस्टमेंट्स आ सकती है। क्या क्या? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 आ सकती हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, और रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ सकता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अक्रूड इनकम। ये जो 4 चीजें सीखी थी, अब इनकी एडजस्टमेंट कैसे आ सकती है वो सीखते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे दे सकता है जरा ध्यान दो। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एक्सपेंस कोई सा भी हो सकता है। जैसे मैं इस केस में एक्सपेंस लेके चल रहा हूँ रेंट। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में आपको रेंट दिया हुआ है। ठीक है, रेंट से रिलेटेड क्या आ सकता है, आउटस्टैंडिंग रेंट। समझ आ रही है बात? इसी तरह जैसे रेंट की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में सैलरी, वेजेस, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। तो मैं एक एक्सपेंस के हिसाब से चल रहा हूँ, उसका एग्जांपल समझा रहा हूँ कि किस तरीके से लैंग्वेज आ सकती है और आपको किस तरीके से उसको करना है। क्लियर है? समझ में आया? सबसे पहले तो एडजस्टमेंट कैसे आ सकती है, टोटल 4 तरीके हैं, 4 टोटल 4 तरीके से लैंग्वेज में ये एडजस्टमेंट आ सकती है। कैसे? पहले तो सिर्फ ऐसा आ सकता है जो ऊपर यहां लिखा हुआ है, रेंट 11 मंथ्स 1,10,000। इसका मतलब क्या हुआ भाई, रेंट आपका खर्चा, ये तो क्लियर हो गया, ये तो दिख रहा है, रेंट आपका डेबिट बैलेंस है, खर्चा है, और साथ में ब्रैकेट में लिख दिया 11 मंथ्स। तो ये ऑटोमेटिकली वही एडजस्टमेंट हो गई, नीचे नोट्स में देने की जरूरत नहीं है, यहीं पे इन्होंने 11 मंथ्स लिख दिया, तो ये भी एक एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट हो गई कि ये जो रेंट दे रखा है 11 महीने का, तो आपको इसका ऑटोमेटिक मतलब निकालना है क्या, कि 1 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। समझ आया? आपने 11 का पे करा है, 1 का पे करना रह गया है। समझ आ रही है मेरी बात? तो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में ऐसे लिखा आ सकता है क्या, कोई भी जो भी एक्सपेंस लिखा है साथ में ब्रैकेट में 11 मंथ्स, तो इसका मतलब क्या है कि 11 महीने का पेड है, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग। अगर प्रथम यही लिखा होता 9 मंथ्स, तो क्या मतलब होता, 3 महीने का आउटस्टैंडिंग। 3 महीने का आउटस्टैंडिंग है, 9 महीने का पे कर दिया है, 3 महीने का आउटस्टैंडिंग। क्लियर हो गई बात? सबसे पहले ये समझ में आया। अच्छा, कितने अमाउंट का आउटस्टैंडिंग है प्रथम, अगर यही दिया है 11 मंथ्स लिखा है इस तरह से, रेंट 11 मंथ्स 1,10,000, तो हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैसे पता चलेगा? सर 10,000 है। कैसे पता चलेगा बेटा? इसमें तो सीधा सीधा तेरे को दिख गया, पर निकाला कैसे 10,000? जो करा है वही तो पूछ रहा हूँ, क्या करा? सर ये अमाउंट डिवाइडेड बाय 12। हाँ, तो जो अमाउंट दे रखा है वो टोटल अमाउंट पेड है। यस सर। 1,10,000 क्या है भाई, टोटल पेड। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ मंथ्स जिनके लिए पेमेंट करी है। ठीक है, फॉर विच पेड। क्लियर हुआ? तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से समझूं तो एक तरह से कैसे निकाला हमने, 1,10,000, और ये कितने महीने का पेमेंट किया हमने, 11 महीने का, तो यानी कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए पर मंथ। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बच्चे 99% क्या करते हैं पता है, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 12, ये तो समझ आ जाता है कि 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, लेकिन 1 महीने का निकालोगे कैसे, 12 से डिवाइड कर दो। 12 से नहीं होगा मेरे भाई, कितने महीने का पे किया है, 11 का, तो 11 महीने का 1,10,000 है, तो 1 महीने का कितना होगा, 1/10/11, 12 नहीं होगा। समझ आ रही है मेरी बात? 12 क्यों नहीं हुआ? क्लियर है? हाँ जी, सब लोगों का पूछ रहा हूँ भाई, क्लियर हो गया सब लोगों को कि 12 क्यों नहीं है? तो जितने महीने दे रखे हैं उससे डिवाइड करना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो एक तरीका तो हमने ये समझा, एक तरीका तो हो सकता है ट्रायल बैलेंस में ब्रैकेट में करके लिख दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऐसे नीचे लिख दिया 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में दिया होगा रेंट 1,10,000, ब्रैकेट में नहीं होगा, ब्रैकेट में जो 11 महीने लिखे वो नहीं होगा, उसकी जगह क्या होगा, नीचे अलग से लिखा होगा 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग। तो इसका भी ऑटोमेटिक मतलब क्या है कि जो 1,10,000 है वो 11 महीने का है।
फिर से बता रहा हूँ, गलती होती है क्योंकि अभी तो 11 लिखा हुआ था, फिर भी चलो क्लिक कर जाएगा, ब्रैकेट में 11 लिखा, अगर ब्रैकेट में 11 नहीं लिखा, ऐसे है देखो, और लिखा है रेंट 1,10,000, 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग। मैं बता रहा हूँ 99% बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, 1,10,000 अपॉन में 12। नहीं भाई, अगर 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है तो कितने का पे किया होगा, 11 का, तो इसका मतलब ये जो 1,10 है वो 11 महीने का है, तो 1 महीने का कितना हुआ, अपॉन में 11, 10,000। क्लियर हो गया गाइस, समझ आई बात, पक्का। चलो तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अच्छा अब और क्या तरीका हो सकता है, लिखा है एक आ सकता है 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग, उसकी जगह क्या आ सकता है, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। एक ही तो बात है भाई, ऊपर 11 मंथ्स लिख दिया या 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग लिख दिया, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ लिख दिया, एक ही बात है। या सीधा अमाउंट भी दे सकते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹10,000। सो दीज आर फ्यू वेज इन विच सेम स्टेटमेंट कैन बी मेड। एक ही चीज है और उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, ठीक है। मैंने जानबूझ करके तीनों चारों तरीके यहाँ लिख दिए हैं कि ताकि कोई भी तरीका है आपको पता है कि इसका मतलब यही। क्लियर हो गया गाइस, मुझे थम्स अप करके बताओ यहाँ तक पहले क्लियर हुआ, इस पे करना क्या है वो समझेंगे, पर पहले यहाँ तक क्लियर हुआ। ग्रेट, मैं जरा इसको जो 10,000 पर मंथ है इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको वहां से रख कर देता हूँ। हाँ जी, अब जरा देखो, अब बेटा फोकस करना, देखो आपको रेंट दे रखा है 1,10,000, तो ये कहाँ आएगा, प्रथम पहले इसकी बात करते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग पे बाद में। रेंट दिया हुआ इनडायरेक्ट है, एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L है, तो अकाउंट, कहाँ आएगा, P&L में किधर आएगा, डेबिट। डेबिट साइड पे। तो P&L अकाउंट पे फोकस कर रहा हूं मैं यहाँ लिखूंगा टू रेंट, पर क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है तो मैं इसको आउटर कॉलम में ना लिख करके इनर कॉलम में लिखूंगा। देखो पहले समझ आ रहा है गाइस, मैंने क्या किया है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट को लिखा लेकिन इनर कॉलम में, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है, नीचे एक आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है वो इसके साथ एडजस्ट होगा, ठीक है क्लियर। अब आउटस्टैंडिंग रेंट की समझते हैं क्या एडजस्टमेंट होगी। भैया अगर 10,000 रुपए का रेंट आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, अब अगर आपको उसकी एंट्री करनी है तो आप क्या करते हैं, प्रथम एंट्री क्या होती है बेटा, सर आउटस्टैंडिंग रेंट तो लायबिलिटी है, तो वो बैलेंस शीट में नहीं आनी चाहिए। अभी तक है नहीं ना, तो अभी यही तो पूछ रहा हूँ कि अब उसकी एंट्री करेंगे। अभी तक देखो 31 मार्च आ गई, आपने अभी तक एंट्री नहीं करी थी, लेट्स अज्यूम, तभी तो वो नीचे नोट्स में बता रहे हैं, कोई भी चीज नीचे नोट में दे रखे, इसका मतलब क्या है कि इसकी एंट्री अभी तक पास नहीं हुई है, तो आप एक तरह से अब इसकी एंट्री पास करोगे। तो अगर एंट्री करते तो क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की यानी आउटस्टैंडिंग रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट अकाउंट। का, सोच ले पूरा, देख 11th खत्म होने को आ गई, लेकिन एक ऑटोमेटिक इंट्यूशन वाली चीज है ना, जैसे कोई एंट्री पूछता हूँ तो सीधा तुक्का मार दिया बिना सोचे, ये गलत बात है ना, सोचा करो उसको। आपने रूल लगाया कुछ तो सोचना कि क्या लॉजिक है, ऐसी तो नहीं ना कि जो आउटस्टैंडिंग रेंट दिमाग में आया तो उसको पहले डेबिट कर दिया और खत्म करना है। क्या रीजन है बताओ सोच के एंट्री के पीछे, जो आप एंट्री बता रहे हो। अभी तूने बोला आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है और तू उसको डेबिट कर रहा है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट होता है। नहीं सर, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। फिर देख ध्यान, यही मैं इसीलिए बोलता हूँ पार्टिसिपेट करने को, यही चीजें सही होंगी अगर पार्टिसिपेट करोगे तो। पता है क्यों, क्योंकि अगर अभी आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते ना तो आपका क्या, आपका दिमाग पता क्या चल रहा होता, जो सामने वाले ने आंसर दे दिया आप उसको एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ हाँ यही तो होगा, अपना दिमाग नहीं चलता। तो इसीलिए कोशिश करा करो, पार्टिसिपेट करो ताकि पता चले गलती कहाँ कर रहे हो, ठीक है। ये जो आपने गलती करी ये कोई भी कर सकता है, बट पार्टिसिपेट करोगे तो पता चलेगा। तो क्या एंट्री होगी, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। यानी दो इफेक्ट क्या हुए, एक तो रेंट अकाउंट बढ़ जाएगा, रेंट डेबिट हो रहा है ना तो रेंट बढ़ जाएगा, और दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से एक लाइबिलिटी आ जाएगी। तो दो इफेक्ट, पहले मैं इफेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है, पहले इफेक्ट लिख लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, तो पहले इफेक्ट लिख लेता हूँ। इफेक्ट क्या होगा, एक तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो एडेड टू एक्सपेंस, ठीक है। और एक्सपेंस इसमें कहाँ पे आ रहा है, डिपेंड करेगा, अगर ये तो रेंट का एग्जांपल लिया था तो इनडायरेक्ट था, अगर डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग में आएगा और इनडायरेक्ट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। क्लियर हो गया, तो जहां भी आ रहा है उस एक्सपेंस के साथ ऐड कर दो। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा बेटा, बैलेंस शीट में
लायबिलिटी साइड। तो देखो क्या होगा, दो इफेक्ट दिखा रहा हूँ, एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट है, दो इफेक्ट देखो क्या होंगे। एक तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, कितने से 10,000। क्लियर हो गया गाइस? तो यहाँ 1,20,000 हो गया और 10,000 का हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है, यहाँ आ जाएगा लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000। तो 10,000 के दो इफेक्ट देखो क्या हुए आपके सामने है। 10,000 के दो इफेक्ट क्या हुए, एक तो ऐड हो गया उस एक्सपेंस में और दूसरा लायबिलिटी साइड में आ गया। अब लॉजिकली भी देखो हमारा खर्चा कितना था रेंट का 10,000 पर मंथ, तो टोटल खर्चा पूरे साल का कितना बुक होना चाहिए प्रथम? 1,20,000। तो देख 1,20,000 ही तो बुक हो रहा है भाई, पूरे साल का 1,20 होना चाहिए था ना। तो अभी तो 1,10 हो रहा था, 10 1,10 में मैंने 10,000 और ऐड कर दिया, तो टोटल अब खर्चा मेरा कितना बुक होगा 1,20,000। क्लियर? और 10,000 का आउटस्टैंडिंग था तो वो मेरा लायबिलिटीज में आ गया। क्लियर हो गया गाइस? क्लियर है सबको? थम्स अप करके बताओ एक बार। हाँ जी, अवनी, भव्या, क्लियर है सबको? ओके ग्रेट, चल सकते हैं आगे। तो ये पहला केस हो गया जब आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ पे आ रहा है, नोट्स में आ रहा है। अब इसी का दूसरा वेरिएशन करके देख लेते हैं कि अगर आउटस्टैंडिंग रेंट ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। तो सबसे पहले तो बेटा इसकी एंट्री हो चुकी होगी, अभी अभी आपने मुझे बताई क्या एंट्री होगी, रेंट Rent अकाउंट to outstanding rent. टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, 10,000 10,000। अब सोचो जैसे ये एंट्री हुई होगी तो रेंट बढ़ गया होगा। ठीक है, तो यानी अब जब ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा तो रेंट कितना आ रहा होगा, जरा सोच के बताना। 1,20,000. वेरी गुड। तो अब ऐसे केस में देखो क्या होगा, रेंट आपका 120 आ रहा होगा और आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा आपका, क्योंकि आपने अभी क्रेडिट किया, रेंट डेबिट किया था और आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट किया था, इसलिए आउटस्टैंडिंग रेंट भी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। लॉजिक समझ आया? अगेन दोनों को कंपेयर करके देखना चाहो तो करके देख लो। पहले रेंट आ रहा था आपका 1,10,000, अब जैसे ही एंट्री करी रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट तो रेंट बढ़ गया 1,20 पे आ जाएगा और आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 से अलग से दिखाई देगा। क्लियर हो गया? ये मैं दो चीजें कंपेयर क्यों करा रहा हूं पता है? इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको ये दिमाग में फिट हो जाए कि जैसे ही आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो रेंट ऑलरेडी बढ़ चुका है, हमें उसको दोबारा नहीं बढ़ाना है। समझ आई मेरी बात? जैसे ही आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो रेंट ऑलरेडी बढ़ चुका है, दोबारा नहीं बढ़ाना है। 99% बच्चे इस चीज को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि चलो एक इफेक्ट देना है पर देना कौन सा है, क्या हम उसे रेंट एक्सपेंस में ऐड करें या फिर हम उसको लायबिलिटी में दिखाएं। तो ये चीज क्लियर करने के लिए आपको मैं दोनों साथ साथ कंपेयर करा रहा हूं। समझ आया? तो यानी जब भी आउटस्टैंडिंग रेंट आपका ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि आपका एक्सपेंस बढ़ चुका है, तो अब उसको दोबारा नहीं बढ़ाना है। तो सिर्फ दूसरा इफेक्ट कौन सा आएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। क्लियर? तो आप जरा इसको करते हैं। अब ऐसे केस में कहा जाएगा बेटा, रेंट आपका जाता P&L में तो टू रेंट आ जाता 1,20। ठीक है, इसका एक इफेक्ट ले लिया और इसी तरह आउटस्टैंडिंग रेंट का भी एक इफेक्ट कहाँ आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा लायबिलिटी।